फैंटास्टिक फोर के पूरे लास्ट स्टोरी आर्क के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से सारी की सारी फैंटास्टिक फोर की जो फैमिली है वो आपस में कहीं ना कहीं भटक चुकी है। यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक की बात की जाए तो वो इस वक्त गैलेक्टस के साथ न्यू वर्ल्ड के ऊपर फंसे हुए हैं, जहां पे उनका अपना ही अलग मसला चल रहा है। वहीं पे अगर हम सूजन स्टॉर्म यानी कि हमारी इनविजिबल वुमेन की बात करें तो वो इस वक्त गल्फ ऑफ थाईलैंड के अंदर नेमोर और सारे के सारे दूसरे ओल्ड एटलांटियंस के साथ फंसी हुई है। और अगर हम बात करें हमारी बैक्स्टर बिल्डिंग की तो वहां पे सबसे ज्यादा खतरनाक सिनेरियो चल रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि इस वक्त बैन ग्रिम के पास उसकी द थिंग की पावर्स मौजूद नहीं, वो एक नॉर्मल इंसान बन चुका है। और तभी जो है नेगेटिव जोन पोर्टल खोलने के लिए सारा का सारा एंटी पीस्ट के जो सारे के सारे लोग थे, जो इनहाइलेशन के बग्स थे, उन्होंने पूरी की पूरी बैक्स्टर बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर दिया है। और हमने देखा कि लास्ट एपिसोड के अंदर किस तरीके से जॉनी स्टॉर्म जो कि अकेला फैंटास्टिक फोर का मेंबर बचा हुआ है, वो इस पूरी की पूरी इन्वेजन से लड़ भी रहा है और साथ साथ इन सारे के सारे बच्चों को यानी फ्रैंकलिन, विलेरिया और वहां पे बेंटले, एलेक्स सबको बचाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन जॉनी और विलेरिया की सारी मेहनत के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो सारे के सारे बग्स नेगेटिव जोन पोर्टल खोलने में कामयाब हो जाते हैं और अब पूरी की पूरी इनहाइलेशन वेव वो अर्थ की तरफ आ रही है। तो अब आगे सो गाइस, आज के इस कॉमिक को स्टार्ट करने से मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमिक है फैंटास्टिक फोर की पूरी हिस्ट्री के अंदर। और जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हमें पता चल ही जाएगा कि आखिरकार फैंटास्टिक फोर का वो कौन सा मेंबर है जिसकी आज मौत होने वाली है। तो इसी तरह हमारी कहानी स्टार्ट होती है गल्फ ऑफ थाईलैंड के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं कि नेमोर बेसिकली यहाँ पे सूजन स्टॉर्म के साथ मौजूद है और सूजन स्टॉर्म को यहाँ का नया डेलीगेट वगैरह कुछ बनाया जा रहा है। और वहीं पे अगर हम न्यू वर्ल्ड के ऊपर शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक, एलिसा मलॉय और टेड कैसल जो हैं वो इस पूरी की पूरी दुनिया के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी सेम मोमेंट के अंदर गैलेक्टस ने उस पूरे के पूरे प्लेनेट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। इसी तरह बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर अगर हम शिफ्ट हो तो यहाँ पे जॉनी स्टॉर्म और द बैन ग्रिम जो हैं वो यहाँ पे सारी की सारी इनहाइलेशन वेव से अकेले मुकाबला करने में लगे हुए हैं। और ड्रैगन मैन वगैरह जो कोई भी यहाँ पे लड़ सकता है वो इन सारी की सारी वेव्स को रोकने में पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है। और वो ड्रैगन मैन बोलता है कि बच्चों मेरे बिल्कुल पीछे रहो, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। तो विलेरिया बोलती है कि नहीं, हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं जब तक ये सारे के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अंकल जॉनी, आपको फौरन से रूम के दूसरी साइड पे जाना होगा, वहाँ पे एक फेल सेफ मौजूद है। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि देखो इस वक्त वो सारी की सारी फोर्सेस मेरे और बैन के ऊपर फोकस हुई हुई हैं, हमें नहीं लगता कि हम उनका ध्यान भटका के यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। वेल, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता हूँ। एलेक्स, क्या तुम ये कर सकते हो? तो वहीं से एलेक्स भी बोलता है कि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से भागना पड़ेगा और इनसे मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हमें वहाँ तक पहुँचना है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो मोलाइड होता है वो चिल्ला रहा था कि पंच पंच पंच, उसको सही तरीके से मारो। और वहीं से बैन बोलता है क्या इस बच्चे का कोई मुंह बंद करवाने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आज मेरी जान ना चली जाए। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि आखिरकार ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा है। और अगले बार हम देखते हैं कि विलेरिया उसके सर के ऊपर मार के उसको बेहोश कर देती है और कहती है, क्योंकि लीच का दिमाग ज़्यादा ही खराब हो चुका और वो चाह रहा था कि कोई इसको नॉकआउट कर दे। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे लीच जो है वो यहाँ पे जॉनी और इन सारे के सारी बग्स को देख के एक्साइटेड नहीं हो रहा था, क्योंकि अगले पल जब वो विलेरिया से पूछता है जॉनी कि आखिरकार ये इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा था, तो दरअसल वो यहाँ पे जॉनी स्टॉर्म या बैन ग्रिम को लड़ते हुए देख के एक्साइटेड नहीं हो रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि वहीं पे अगले पल फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो है उसकी बेसिकली सारी की सारी पावर्स जागना शुरू हो चुकी हैं। और हम देखते हैं कि अगले पल उसके दोनों के दोनों हाथ चमकना शुरू होते हैं और वो पीछे पलटते हुए बोलता है बग स्प्रे। और हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन के हाथों से ऐसी खतरनाक किस्म का एनर्जी ब्लास्ट निकलता है कि वो सारे के सारे जो खतरनाक किस्म के इनहाइलर्स के जो खतरनाक बग्स होते हैं उनके छींतरे उड़ जाते हैं। और एक ही पूरे के पूरे ब्लो के साथ हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे पोर्टल से सारे के सारे बग्स का नाम और निशान मिट जाता है। और वहीं से एलेक्स बोलता है कि गॉड इट, हमें शील्ड्स को फौरन अप करना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि एलेक्स वहां पे पहुंच के उस फेल सेफ को ऑन कर देता है। तो वहीं से जॉनी बोलता है ओके, क्या तुम में से मुझे कोई बताना चाहेगा कि फ्रैंकलिन की पावर्स कब लौट कर आई वापसी? वहीं से विलेरिया बोलती है कि अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ पे होता और आपकी अटेंशन होती तो आप ये पहले ही समझ चुके होते अंकल जॉनी। ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो चुका था कि पिछले कुछ दिनों से फ्रैंकलिन जिस तरीके से कुछ हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, तकरीबन हर कोई इसके बारे में जानता ही है। और आखिरकार आपको क्यों लगता है कि डैड ने जो है बेसिकली लीच को उसका रूममेट बनाया है? तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे अभी जो मेंबर था लीच, वो दरअसल एक तरह का म्यूटेंट है जिसकी पावर्स ये हैं कि वो किसी भी म्यूटेंट के अगर करीब होता है तो उसकी पावर्स निगलेक्ट हो जाती हैं, यानी कि वो काम नहीं करती हैं। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्समैन की मूवीज़ के अंदर भी देखा था कि किसी भी म्यूटेंट के करीब ये जाता है तो उस म्यूटेंट की पावर्स बंद हो जाती हैं। अब कॉमिक्स के अंदर इस तरह से एस्टैब्लिश किया गया है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की जो पावर है ये वो एक तरह की म्यूटेशन और साथ साथ दूसरी पावर्स का मिक्सचर है। तो इसलिए बेसिकली मिस्टर फैंटास्टिक ने इन सारे के सारे बच्चों को यहाँ पे बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर लेकर आए थे ताकि लीच भी उसका हिस्सा बन रहे। और जब लीच यहाँ पे आया तो उन्होंने लीच को बेसिकली फ्रैंकलिन रिचर्ड के कमरे के अंदर उसके साथ रूममेट बना दिया ताकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की जो पावर है वो उसको इस्तेमाल ना कर सके।
तो आप देख रहे हैं कि कितने सटल तरीके से यहाँ पे जो है जोनाथन हिकमैन ने हमें ये बात बताई है कि मिस्टर फैंटास्टिक को बहुत पहले ही पता चल चुका था कि उसके बेटे की पावर्स जाग चुकी हैं और उन्होंने ये किसी को ना बताया और अपने ही तौर से इस पूरी की पूरी चीज को सेव रखने के लिए उन्होंने स्टेप्स लिए और बहुत ही ज्यादा समझदारी के साथ। और इसी वजह से जब यहाँ पे वैलेरिया रिचर्ड्स ने लीच को नॉकआउट करा, वो बेहोश हो गया, तो उसी पूरे के पूरे मूवमेंट के अंदर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर जो है वो जागना शुरू हो गई। तो ये वो पूरा का पूरा मूवमेंट है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। लेकिन अभी इस कॉमिक के अंदर ऐसे और भी मूवमेंट आना बाकी हैं। तो वहीं से द थिंग बोलता है कि मैंने एवेंजर्स को कॉल कर दिया और बैकअप अपने रास्ते के ऊपर है। मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे थोड़ी सी सफाई वगैरह कर लेनी चाहिए और कैवलरी का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही हम कोई बड़ा एक्शन लेंगे। तो वहीं से वैलेरिया बोलती है कि मुझे नहीं लगता अंकल बैन कि हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब ये शील्ड इनको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनको रोक के रखे बैकअप आने तक के लिए। तो वहीं से वैलेरिया बोलती है देखिए ये पूरी की पूरी शील्ड को इस वजह से नहीं बनाया गया कि ये इनको होल्ड करके रख सके, बल्कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था। और अगर यहाँ पे उन सारे के सारे बग्स ने सारे के सारे मेन कंट्रोल को डिस्ट्रॉय ना किया होता तो मैं अभी भी उस पूरे के पूरे वाइब्रेनियम शील्डिंग को ऑन कर देती और कुछ टाइम के लिए वो होल्ड कर पाती। लेकिन अब जैसा कि उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अब हमें दूसरी साइड से जाके यानी कि नेगेटिव जोन के अंदर से जाके शील्ड को मैन्युअली ओवरराइड करना होगा ताकि वो खड़ी रह सके। और हमें ये अभी इसी वक्त जाके करना होगा, इससे पहले कि वहाँ पे उन सारे के सारे बग्स को ये बात पता चले कि यहाँ पे उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। तो जॉनी बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और बैन बोलता है कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, हम वहाँ पे बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। तो वहीं से वैलेरिया बोलती है कि मेरी बात जरा गौर से सुनिए, हमें यहाँ पे सिर्फ कुछ ही मिनट्स की जरूरत है और उसके अंदर हम शील्डिंग को दोबारा से ऑन कर सकते हैं और मेरे ख्याल से फ्रैंकलिन हमें यहाँ पे कुछ मिनट्स तो दे ही सकता है, मुझे बस यहाँ पे फ्यूचर फाउंडेशन की जरूरत है सबको करने के लिए। तो वहीं से फ्रैंकलिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा, मैं इनको बिल्कुल मसल के रख दूंगा, ये देखो। और अगली बार हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन अपने एक हाथ के इशारे पर उस पूरे के पूरे बग को पॉप कर देता है। तो वहीं से वैलेरिया बोलती है कि देखो भाई इस वक्त हमारे पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, एक पूरी की पूरी सेकंड इनहाइलेशन वेव इंतजार करिए इस पूरी की पूरी अर्थ को इन्वेट करने के लिए और उस इनहाइलेशन वेव और इस अर्थ के बीच में सिर्फ हम ही लोग हैं जो कि खड़े हुए हैं। टिक टॉक सुपर हीरोज, फौरन से अपना डिसीजन लो। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जॉनी और बैन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जॉनी बोलता है कि यार रीड को अगर ये बात पता चली तो वो हमें जान से मार डालेगा। ठीक है फिर सब के सब मेरी बात जरा गौर से सुनो, बैन ने ऑलरेडी एवेंजर्स को कॉल कर दिया और वो कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा बैकअप हमारे पास पहुंच जाएगा और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे एक चीज है जिसको हम सबको फिक्स करने की जरूरत है और जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद यहाँ का जो इंचार्ज होगा वो ड्रैगन होने वाला है। तो वहीं से ड्रैगन मैन बोलता है कि यस सर जैसा आप कहें। और वहीं से जॉनी बोलता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं इस पोर्टल के जरिए और अगर इस पोर्टल के अंदर से हमारे अलावा कोई और तुम्हें आता हुआ नजर आए तो तुम उसको जला के राख कर दोगे, क्या तुम इस बात को समझ रहे हो? तो वहीं से बैन बोलता है ऑल राइट देन हियर वी गो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे फ्रैंकलिन, बैन, जॉनी और वैलेरिया रिचर्ड जो है यहाँ पे कुछ फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर्स को लेके सीधा इस पोर्टल के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हमारी कहानी शिफ्ट होती है गल्फ ऑफ थाईलैंड के ऊपर और यहीं से सूजन स्टॉर्म आके पूछती है तो क्या ये सच है? तो वहीं से वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। तो सूजन बोलती है कि जिस तरह से नेमूर ने मुझे बताया कि तुम लोगों के बीच एक पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है, क्या वो सच है कि तुम दोनों एक दूसरे से वॉर के ऊपर थे और इस वक्त तुम लोग मुझे सिर्फ एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो अपने पूरे के पूरे फायदे को हासिल करने के लिए? तो वहीं से वो लोग कहते हैं कि अगर आपको इस तरह से बताया गया तो इसका मतलब ये है कि आपको हमारी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ नहीं बताया गया और रही बात आपके पूरे के पूरे मामले के ऊपर तो वो बिल्कुल गलत है सूजन। तो नेमूर बोलता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो वहीं से वो लोग बोलते हैं कि नहीं अब हम लोग वो नहीं रहे जो कि कभी हम लोग हुआ करते थे। तो नेमोर बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्या ये तुम्हारी नजर में अल-ओएट नहीं है, तुम्हारा सैक्रिफाइस फॉर द टाइम ऑफ चेंज? तो वहीं से वो लोग कहते हैं कि नहीं ये अब वो नहीं है, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा और मैं बार बार कह रहा हूँ सूजन ऑफ स्टॉर्म्स कि अब हम लोग वो नहीं रहे जो कि पहले कभी हुआ करते थे, अब हम उससे कुछ ज्यादा ही बन चुके हैं। तो सूजन बोलती है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो वहीं से वो कहता है कि इस वक्त सारा का सारा थ्रोन जो है वो उल्हारी मिलकर शेयर कर रहा है, लेकिन जैसा कि अब उल्हार को जो है यहाँ पे चाइल्ड किंग नेमोर ने जान से मार डाला है तो इसका मतलब ये है कि उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बच्चों के कंधों पे आ चुकी है और उनको ही राजगद्दी संभालनी पड़ेगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त उसके बच्चे कुछ ज़्यादा ही यंग हैं और उस पूरे के पूरे क्राउन को अपने सर के ऊपर नहीं ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब बेसिकली जो उसका स्टीवेट था, जो उसका एडवाइजर था, वही इस पूरे के पूरे क्राउन को अपने हाथों में लेगा, वही इस पूरे के पूरे क्राउन का सही हकदार है। तो सूजन बोलती है कि क्या मतलब? तो अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे उल्हारी वगैरह सारे के सारे लोग झुक जाते हैं और कहते हैं सूजन रिचर्ड्स, इसका मतलब ये है कि अब आप हैं वो जिसको यहाँ पे रूल करने का सही अधिकार दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल उल्टा ही हो गया जो कि नेमोर समझ रहा था। नेमोर कुछ ऐसा समझ रहा था कि सूजन को वो लोग यहाँ पे एज अ सैक्रिफाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब जैसा कि वो लोग बदल चुके हैं और उनके कुछ नए रूल्स बन चुके हैं तो उसके मुताबिक सूजन स्टॉर्म बेसिकली उनकी नई लीडर है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से न्यू वर्ल्ड के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे गैलेक्टस अपने पूरे के पूरे प्लेनेट को खाने में लगा हुआ है और मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं क्या तुम लोग के पास कोई प्लान वगैरह है कि हम आखिरकार इतने सारे लोगों को इस प्लेनेट के ऊपर से कैसे निकालने वाले हैं और आखिरकार इन लोगों के साथ हुआ क्या है, ये लोग कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वहीं से टेड काइसल बताता है कि किसी इंसान को जिंदा रहने के लिए एक सेंटियंस की जरूरत होती है रीड, और मैं इन सारे के सारे लोगों को एज अ पीपल कंसीडर नहीं करता हूँ और वैसे भी हम लोग इनको बचाने नहीं वाले हैं। तो रीड बोलते कि क्या मतलब है तुम्हारा?
तो एलिसा मलॉय बोलती है कि चलो हमें इस तरफ जाना है। तो वहीं से टेड कास्टल बोलता है कि हमने गैलेक्टस से झूठ बोला, इस प्लेनेट के ऊपर कोई 6 बिलियन लोग अब नहीं रहते हैं, बल्कि नेटली एक्स जो कि एक तरह की जबरदस्त किस्म की पावरफुल सुपर हीरो थी, उसने इस अर्थ के ऊपर होने वाले हर एक इंसान की कॉन्शियसनेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, और जितने भी लोग इस वक्त न्यू वर्ल्ड के ऊपर रहते हैं उन सब का जो होश है, उन सब का जो वजूद है, वो एक ही पर्सन के अंदर मौजूद है। तो वहीं से एलिसा मलॉय बोलती है कि हमारा प्लान बेसिकली ये है कि हम सबको बचा लेंगे अगर हमने सिर्फ उसको उस प्लेनेट से बाहर निकाल लिया। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली नेटली एक्स जो होती है उसका दिमाग अब सच में बहुत ही बड़ा हो चुका है, और उसके दिमाग के अंदर इस दुनिया भर के जितने भी लोग हैं सबकी कॉन्शियसनेस मौजूद है। तो वहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे लाइट वेव भी खड़ा हुआ होता है और कहता है कि नहीं रीड रिचर्ड्स, ये गॉडेस नहीं बल्कि मदर एक्स है, द वर्ल्ड माइंड। तो वहीं से टेड कैसल बोलता है लाइट वेव क्या वो ट्रैवल कर सकती है? तो लाइट वेव बोलता है कि हाँ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है। लेकिन ये सब कुछ जो यहाँ पे हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि अचानक उनको ज़मीन की कांपने की आवाज़ें आती हैं। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो वहीं से लाइट वेव बोलता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं बल्कि बहुत कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ पे फ़ौरन जल्दी करनी होगी, क्योंकि मेरे फॉर्मर मास्टर जिन्होंने मुझे अपना हेराल्ड बनाया था कभी किसी ज़माने के अंदर, अब मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उनका कन्वर्शन रेट जो है पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है नॉर्मल से। इसका मतलब ये है कि गैलेक्टस यहाँ पे हमारे प्लेनेट को कंज्यूम करने के लिए नहीं, बल्कि सिंपली वो सिर्फ इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो उसको पसंद नहीं करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि गैलेक्टस बेसिकली इस पूरे के पूरे प्लेनेट को कंज्यूम नहीं कर रहा है, बल्कि डायरेक्टली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसको डिस्ट्रॉय करने में लग चुका है। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते कहीं और नहीं बल्कि नेगेटिव जोन के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जॉनी स्टॉर्म, बेन ग्रिम और फ्रैंकलिन रिचर्ड इन दोनों को लीड करता हुआ इन सबको लेके आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। और वहीं से जॉनी बोलता है कि डैड सेड फ्रैंकलिन, मेरे ख्याल से हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पे। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये तीनों की तीनों लोग यानी कि बेन ग्रिम, जॉनी और फ्रैंकलिन रिचर्ड इतनी ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि पूरे के पूरे नेगेटिव जोन के अंदर उनके एनर्जीज को दूर से देखा जा रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि फ्यूचर फाउंडेशन यहाँ पे इस पोर्टल के दरवाजे के बाहर खड़े हुए इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहीं से विलारिया बोलती है कि ओके आर्टी, मेरे ख्याल से हमें इसको देखने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे किस चीज़ से डील कर रहे हैं। बेंटली, क्या तुम हमें यहाँ पे काउंटडाउन दे सकते हो कि हमारे पास कितना वक्त है? तो इसी तरह वहाँ पे आर्टी देखते हुए बताता कि जैसा कि हमने एक्सपेक्ट करा था कि इनिशियल इन्वेजन फोर्स जो है वो तो सिक्योर हो चुकी है और वो इस पूरे के पूरे पोर्टल से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन अगर एक लार्जर इनहालेशन वेव की बात करें तो वो पूरी तैयारी से यहाँ पे आने की कोशिश कर रही है और इस वक्त तकरीबन वो 250,000 किलोमीटर्स अवे है हमसे। और अगर मैं इन सारे के सारे कैलकुलेशंस को और हिसाब किताब को लगाते हुए तुम्हें बताऊं तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी भी हमारे पास 4 मिनट हो सकते हैं उनके आने से पहले। तो क्या इतना टाइम हमारे लिए काफ़ी होगा? तो विलारिया बोलती है कि हमारे लिए काफ़ी होना ही होगा। मैन, सच में ये तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा नाइटमेयर है। तो वहीं से एलेक्स बोलता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी मुश्किल आ गई है, ये एक ट्रिपल रेजिडेंसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है। तो विलारिया बोलती है कि ये क्वांटम इनकोडिंग है, इसका मतलब ये है कि हम इस पूरे के पूरे लॉकिंग मैकेनिज्म को रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से मोलाइड बोलता है कि सच में रीड रिचर्ड बहुत ही ज़्यादा चालाक आदमी है। तो वहीं से विलारिया बोलती है कि सुपर डैड, आप सच में फ्रीकिंग सुपर हैं, लेकिन अब किसी के पास कोई और आइडिया कि हम किस तरीके से उसको ओवरराइड कर सकते हैं? तो वहीं से आर्टी बोलता है क्या हम इसका एक रिमोट एक्सेस नहीं बना सकते हैं? तो वहीं से वो लोग कहते हैं कि देखो, रिमोट एक्सेस बनाने के लिए हमें जो है सबसे पहले पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा और हमें बहुत ही बड़ी एक पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि इसको वहाँ से बैठ के ऑन कर सके। और सच कहूँ तो उसको पूरे के पूरे चीज़ को बनाने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं से आर्टी बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि अगर तुम ये सारी की सारी चीज़ों को बना भी लो, क्योंकि मैंने अपना हिसाब किताब लगाया है और हमने अगर यहाँ पे बैकग्राउंड रेडिएशन की और डेटा सिंक्स की बात करें जो कि इस पूरी की पूरी डायमेंशंस के बीच में है, तो इस वक्त हमारा चांस ऑफ सक्सेस जो है वो अराउंड 0.008% है। तो इसलिए तुम लोग को बेहतर सोचना होगा। तो वहीं से मोलाइट बोलता है क्या इस तरह का तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिसके जरिए हम अपनी एनर्जी शील्ड को जो एनहेंस कर सकें और हम अपनी तरफ से उनको ज़्यादा टाइम तक रोक के रख सकते हैं जब तक हमारे पास बैकअप ना आ जाए? तो वहीं से विलारी बोलती है कि हाँ, वो हम कर सकते हैं, उसके लिए हम बिल्डिंग की प्राइमरी डायनामो का इस्तेमाल कर सकते हैं और पावर अप कर सकते हैं। तो वहीं से आर्टी बोलता है कि मे बी हम ये कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही वो पूरी की पूरी डायनामो पावर दे रही है तो बिल्डिंग की पावर कट हो जाएगी। लेकिन सर एक मिनट, इसके अंदर भी एक मसला है, क्या हमें इस बारे में पता है कि इस वक्त एनहाइलस के पास कॉस्मिक कंट्रोल रॉड मौजूद है या नहीं है? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है उसकी सारी की सारी पावर के ऊपर। तो विलारिया बोलती है कि देखो, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन आई थिंक कि उसके पास ये होगी ही, तभी वो इतनी बड़ी पूरी की पूरी वेव को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। तो वहीं से आर्टी आगे की तरफ देखता और कहता है कि फिर तो पूरा का पूरा प्लान ही बेकार है, 0.05% इसके चांसेस है पास होने के। इन सारे के सारे आइडिया से बेहतर तो यही है कि हम इस पूरी की पूरी जगह को एक एटम बम से उड़ा दें। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एकदम सारे के सारे लोग खामोश रहते हैं और एलेक्स बोलता है वैसे हम ये कर सकते हैं।
तो वहीं से वो बोलती है कि क्या मतलब, हम यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दें, उस पूरे के पूरे पोर्टल को बर्बाद कर दें या और बड़ा खोल दें, हम उनका काम उनके लिए करने वाले हैं क्या? तो एलेक्स बोलता है कि आई एम नॉट श्योर, मैंने इस बारे में देखो अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा डेड जोन जो कि धमाके से क्रिएट होगा वो हमें कुछ टाइम तो दे सकता है कुछ और सोचने के लिए। तो वहीं से विलेरिया बोलती है तो क्या हम दोबारा से सारी की सारी चीज़ें सोच रहे होंगे, हमारे पास और कोई आइडिया नहीं आने वाला है, और आखिरकार तुम कौन से बॉम्ब को इस्तेमाल करने वाले हो ये काम करने के लिए? और वहीं से मोलाइड बोलता है कि हम शायद इस बात को भी बोल रहे हैं कि हमारी इस वक्त शील्डिंग इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, हो सकता है कि जो धमाका हम यहाँ पे करें उसकी पूरी की पूरी रेडिएशन फैलते हुए हमारे लैब तक पहुँच जाए और हम लोग भी उस रेडिएशन से जान से मर सकते हैं। तो वहीं से एलेक्स बोलता है कि देखो यार, हमें उनको किसी भी तरीके से रोकना होगा, हमें अपने दिमाग को चलाना होगा, इस पूरे के पूरे लैब के अंदर ऐसा खतरनाक किस्म का कोई मटेरियल तो होगा जिसको हम इस्तेमाल कर सकें। तो वहीं से आर्टी पलटता और कहता है कि चांस ऑफ सक्सेस 8%। और वैसे भी एक दूसरे बॉम्ब को बनाने का आइडिया मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग नज़र आ रहा है। तो वहीं से एलेक्स बोलता है तो मतलब इसी बात को फिर हम डन करें? तो विलेरिया बोलती है कि नहीं नहीं, इसके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा रिस्क है एलेक्स, हमें कुछ और सोचना होगा, और ये सारे के सारे ऑड्स इतने भी ज़्यादा गुड नहीं है जिसके लिए हम ये सारा का सारा रिस्क उठा सकें। तो मेरे पास जो हल है वो ये है कि हम में से किसी एक को यहाँ पे पीछे रहना होगा ताकि वो इस पूरे के पूरे शील्डिंग को बंद कर सके हमारे यहाँ से निकलने के बाद, और वही इसको जो है मैन्युअली यहाँ से ओवरराइड कर सकता है। लेकिन इसी तरह हम गल्फ ऑफ थाईलैंड के अंदर दोबारा शिफ्ट होते हैं जहाँ पे नेमोर बोलता है कि आखिरकार ये क्या है, ये आखिरकार हो क्या रहा है? वहीं से सूजन मुस्कुराती और कहती है कि अगर मैं अपनी नज़र से देख के बताऊं तो मेरे लिए तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे नज़र आ रहा है, इसके अंदर कोई हैरान होने वाली बात तो नहीं है। मैं सारी की सारी फोर्स फील्ड को जो हूँ ड्रॉप कर रही हूँ जो कि मैंने इस बेस के अराउंड बनाई हुई है, अपने शिप्स को फौरन यहाँ से दूर भेज दो नेमोर, ये सब कुछ अब खत्म होता है। तो वहीं से नेमोर बोलता है कि सूजन मेरी बात को जरा गौर से सुनो, ये वो सारी की सारी चीज़ें नहीं है जिसके बीचों बीच तुम्हें खड़ा होना चाहिए। तो सूजन बोलती है कि तो हाँ शायद तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल वहीं पे खड़ी भी हूँ, क्या मैंने ठीक कहा? तो वहीं से नेमोर बोलता है कि इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जान लो सूजन कि मैं खामोशी से नहीं बैठने वाला हूँ जब तक ये सारे के सारे कीड़े मकोड़े मर ना जाएं, और यहाँ पे सिर्फ जंग होगी और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वहीं से सूजन बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, तुम यहाँ पे ऐसा कभी कुछ भी नहीं करने वाले हो, हमारे बीच जो यहाँ पे ट्रीटी हुई है उसको तुम ऑनर करोगे और उसके ऊपर पूरा पूरा अमल किया जाएगा, तो उन सारे के सारे वर्ड्स को ऑनर करोगे जो कि तुमने मुझसे कहा था, और वैसे भी अब ये सारे के सारे लोग अंडर माई प्रोटेक्शन हैं। तो वैसे नेमोर बोलता है कि तुम्हारी प्रोटेक्शन? आखिरकार कब से तुम इन सारे के सारे समंदर के अंदर अपनी अथॉरिटी को चलाने लग गई सूजन? हाँ, मैं हूँ किंग ऑफ ऑल द ओशंस। तो वहीं से सूजन फिर दोबारा से बोलती है कि तुम अपनी डील को ऑनर करोगे, लेकिन हम देखते हैं कि नेमोर यहाँ पे इस बात को सुन के गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है कि वुमेन, मुझसे इस तरह मुंह फेर के मत जाओ जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि सूजन वहाँ पे पीछे पलटती है और अपनी फोर्स फील्ड को बनाते हुए नेमोर के मुंह पे एक जबरदस्त किस्म का पंच मारती है और कहती है ऑनर द डील नेमोर, और ये मैं तुम्हें आखिरी बार तमीज से कह रही हूँ। तो वहीं से नेमोर बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे ऊपर हाथ उठाया? तो सूजन बोलती कि हाँ बिल्कुल तुम सही समझे कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है। इन केस अगर तुमने इस बात को मिस कर दिया तो मैं तुम्हें दोबारा बताती चलूं कि अब इन सारे के सारे लोगों के ऊपर मैं रूल करती हूँ, आई रूल हियर, और इसका मतलब ये है कि मैं अब यहाँ की रानी हूँ और मेरी जैसी रानी किसी किंग के आगे नहीं झुकेगी। और ये देख के हम देखते हैं कि नेमोर उसको बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है, लेकिन अगले पल सूजन का ये सारा का सारा कॉन्फिडेंस, ये सारा का सारा गुस्सा देख के वो मुस्कुराता है और कहता है ओह माय गॉड, तुम तो सच में मैग्निफिसेंट हो। तो वहीं से सूजन बोलती है हमारे एग्रीमेंट्स वहीं खड़े रहेंगे नेमोर जो कि हमारे बीच तय हुए थे, हम इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम के ऊपर किसी और दिन आके और ज़्यादा बातचीत करेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे घर जाना होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमें यहाँ सूजन स्टॉर्म का एक ज़बरदस्त किस्म का रूप देखने को मिला, जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सूजन स्टॉर्म किसी से हल्की नहीं है। इसी तरह हमारी कहानी न्यू वर्ल्ड द व्हील के ऊपर शिफ्ट होती है और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे लेस्टा मलॉय, लाइट वेव और बाकी नेटली एक्स वगैरह को सब वो इस पोर्टल के पास लेके पहुंच जाते हैं। और वहीं से टेड कैसल बोलता है कि थैंक गॉड हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, बस मुझे यहाँ पे एक काम करना उसके बाद। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि अचानक यहाँ की पूरी ज़मीन टूटना शुरू होती है लैब की, और वहीं से टेड कैसल नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो रीड बोलते हैं कि नहीं, लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि टेड कैसल जब यहाँ पे नीचे गिरता है तो अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे आके उसको कोई और नहीं बल्कि इस यूनिवर्स के अंदर जो एक हल्क मौजूद था वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि साल्वेशन, एक इंसान को तभी ऊपर उठाया जाता है जब वो सबसे ज़्यादा नीचे होता है। और आखिरकार तुम्हें क्यों लग रहा था कि तुम यहाँ पे इस जगह के ऊपर माइस्ट्रो को छोड़ के पीछे जाने वाले हो? क्या तुम मेरे बारे में भूल गए थे टेडी? तो वहीं से टेड बोलता है कि तुम जैसे इंसान के लिए इस पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर कोई जगह नहीं है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो माइस्ट्रो हल्क होता है उसको पकड़ते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर एक अंधेरी दुनिया के लिए तैयार हो जाओ लिटिल मैन, क्योंकि हम दोनों वहाँ पे एक साथ जाने वाले हैं। लेकिन यहीं से मिस्टर फैंटास्टिक आते बोलते कि नहीं नहीं, अभी हमारे पास इन सारी की सारी चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, हम सब यहाँ से जाएंगे। तो वहीं से लेसा बोलती है कि ये वर्म होल बिल्कुल स्टेबल हो चुका है, हमें इस वक्त कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। टेड बताओ हमें अर्थ के ऊपर कहाँ जाना है? इसी तरह हम देखेंगे टेड कैसल वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डालता है और कहता है कि ये हो चुका है, अब हमेशा के लिए न्यू वर्ल्ड को गुड बाय कह दो, लेट्स गो होम। और इसी तरह रीड बोलता है कि चलो अब वक्त आ गया है घर जाने का। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होकर घर की तरफ निकलते हैं और वहीं पे गैलेक्टस अगले पल इस पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के बाद हमारी कहानी दोबारा नेगेटिव जोन के अंदर शिफ्ट होती है जहाँ पे बेन बोलता है समवंस गॉट अ स्टे, क्या यहाँ पे किसी को रुकना पड़ेगा? ये तुम क्या कह रही हो? क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और आइडिया नहीं है?
तो वहीं से विलेरिया बोलती है कि बेंटले क्या तुम हमें बताना पसंद करोगे कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो वहीं से बेंटले बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 63 सेकंड रह गए और उसके बाद इनहाइलेशन वेव हम तक पहुंच जाएगी और हमें हिट करेगी। तो वहीं से विलेरिया बोलती है कि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है अंकल बैन, और 1 मिनट के अंदर पूरी की पूरी इनहाइलेशन वेव इस गेट तक पहुंच जाएगी। अब हमारे पास टाइम नहीं है सोचने और समझने का। तो वहीं से हम देखते हैं कि बैन सोचता है अगले पल और कहता है चलो अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा मजा आया। जॉनी सारे के सारे बच्चों को लेकर दूसरी साइड चले जाओ, मैं इनको यहाँ पे रोक के रखूंगा। और हम देखते हैं कि बैन अपनी गन को यहाँ पे लोड करता है। तो जॉनी बोलता है कि क्या तुम इस वक्त सच में यहाँ पे मजाक कर रहे हो? तो बैन बोलता है कि देखो इस बार मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ पाल, क्योंकि अगर देखा जाए तो तुम्हारी वजह से सिर्फ मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अपना सबसे बेस्ट एक हफ्ता गुजारा है और वो सब मुझे तुमने दिया है। तो ये सारा का सारा कर्ज जो कि तुमने मेरे ऊपर किया है अब मुझे उसको उतारना ही होगा। तो वहीं से जॉनी पीछे पलटता और हंसते हुए बोलता है कि कम ऑन गाइस, तुम लोग यहाँ पे मजाक कर रहे हो ना, हमारे पास कोई और तरीका है, तुम लोगों ने उसके बारे में सोच के रखा है। मैं सच कह रहा हूँ ना, देखो अब बहुत हो चुका है, मजाक का टाइम खत्म हो गया है। क्या सच में हमारे पास के अलावा कोई और हल नहीं है? और हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरी की पूरी फ्यूचर फाउंडेशन जो कि अपने अंदर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग माने जाते हैं इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर, इस पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर, यानी कि आपने विलेरिया के इंटेलिजेंट, एलेक्स वगैरह के इंटेलिजेंट को देखा ही है, लेकिन इस मूवमेंट के ऊपर आके वो सारे के सारे लोग खामोश हो चुके हैं। और विलेरिया बोलती है कि नहीं, हमारे पास इस वक्त कोई आइडिया नहीं है। तो वहीं से जॉनी बोलता है अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो फिर सारी की सारी चीज़ों को सेटल कर दिया गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि फ्यूचर फाउंडेशन पोर्टल के अंदर जाती है और वहीं से बेंटले बोलता है कि वो लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, इनकमिंग, वो आ रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली इस पूरे के पूरे एक ही मोमेंट के अंदर यहाँ पे बेसिकली बेंटले को वो अंदर फेंकता है और साथ साथ जॉनी स्टॉर्म यहाँ पे बैन ग्रिम को भी धक्का देते हुए अंदर फेंकता है। और बैन बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो जॉनी, जरा रुको। नहीं, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे बैन अंदर जाता है, जॉनी अगले पल उस वहाँ पे बटन को दबाता है जिसकी वजह से वहाँ पे शील्डिंग बंद हो जाती है। और वहीं से बैन चिल्लाता है कि यू स्टूपिड डम, इस पूरे के पूरे पोर्टल को फौरन से खोलो, तुम्हें ये खोलना ही होगा जॉनी, ये तुम नहीं कर सकते हो। तो वहीं से विलेरिया बोलती है कि नहीं, अब हम इस पोर्टल को दोबारा नहीं खोल सकते हैं, अब हमारे पास वक्त नहीं है। अगर किसी को भी शील्ड ऑन करनी थी तो ये वही वक्त है, अब इस शील्ड को ऑन करना ही होगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब उसको कौन करे। तो वहीं से बैन बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी विलेरिया, बस तुम मुझे ये बता दो कि आखिरकार ये चीज़ किस तरह से वर्क करती है, मैं इसको जाके करूंगा। लेकिन हम देखते हैं अगले पर विलेरिया बोलती है ओके जॉनी, अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनना, अब एक्सेस कोड 4321 को वहाँ पे एंटर करो और इसके जरिए फेल सेव लॉकडाउन जो है वो एंगेज हो जाएगा। और इसके जरिए होगा ये कि वो पूरा का पूरा फेल सेव जब ऑन हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी साइड से जो भी एक्सेस कोड डालने का तरीका था वो रैंडमाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जब सारे के सारे एक्सेस कोड को एक बार रैंडमाइज कर दिया जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे इसको कोई भी नहीं खोल सकता है, यहाँ तक कि आप भी उस दरवाजे को अपनी तरफ से नहीं खोल सकते हैं। लेकिन डैड ने इसके लिए एक पूरा का पूरा बैकडोर पहले से बिल्ड करके रखा हुआ है और एक बार जब वो यहाँ पे वापसी लौट कर आएंगे तो हम आपको बचाने के लिए ज़रूर आएंगे, हम इसको आके खोल सकते हैं। तो ये देख के जॉनी वहाँ पे खामोशी से सब कुछ सुन रहा होता है और कहता है कि मैं कोड्स को एंटर कर रहा हूँ। और अगले पल बैन उसको देख रहा होता है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और अगले पल हम देखते हैं कि जॉनी बोलता है कि जब तुम रीड से दोबारा मिलोगे तो उसको ये ज़रूर कहना, रीड को ये कहना कि ये वो जगह है जहाँ पे मैंने अपना स्टैंड लिया है, ये वो जगह है जहाँ पे मैं अपना माइंड को बना चुका हूँ, इंगेजिंग द लॉकिंग मैकेनिज्म। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो पूरे के पूरे मैकेनिज्म को ऑन कर रहा है और इनहाइलेशन वेव वहाँ पे बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुकी है। और बैन बोलता है कि नहीं, ज़रा रुक जाओ 1 मिनट, प्लीज़ 1 मिनट के लिए रुक जाओ, ज़रा 1 मिनट के लिए, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे नहीं नहीं के बीच यहाँ पे बैन ग्रिम जो होता है वो अपनी द थिंग वाली फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी कि वो पूरा का पूरा हफ्ता जिसके अंदर वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर था, अभी इस मूवमेंट के ऊपर आके वो एक हफ्ता खत्म होता है और द थिंग अपनी द थिंग वाली फॉर्म के अंदर आता है। अगर ये 1-2 सेकंड पहले द थिंग बन जाता तो शायद जॉनी की जगह द थिंग वहाँ पे होता और वो उनको रोकने में सक्सेसफुल उससे ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि द थिंग इन सारी की सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। लेकिन अफसोस के साथ आप देख रहे हैं कि किस्मत का क्या खेल है, यहाँ पे थोड़ी सी देर हो गई। और ये देख के जॉनी इस पोर्टल से देखता और मुस्कुराते हुए कहता है अनबिलीवेबल, तुम्हें भी अभी ही द थिंग बनना था ना। और ये देख के बैन वहाँ पे उसकी तरफ देख रहा होता है और जॉनी बोलता है जितनी तुम इस चीज़ की ख्वाहिश करते हो मुझे इस चीज़ की तुमसे ज़्यादा ख्वाहिश है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही हमें हार्ट टचिंग मूवमेंट नजर आ रहा है जहाँ पे जॉनी और बैन एक दूसरे के हाथों को छूते हैं और वहीं पे जॉनी बोलता है सो दिस इज इट। और अगले पल हम देखते हैं कि उसके सामने पूरी की पूरी एनाहिलेशन वेव जो कि लिटरली मिलियंस ऑफ बिलियंस की क्वांटिटी के अंदर बग्स उसके सामने आके खड़े हुए हैं अटैक करने के लिए। तो वहीं पे जॉनी नीचे की तरफ झुकता और कहता है 1 बिलियन, वो भी एक के खिलाफ। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है कि मैं तुम लोगों से डरता हूँ? फ्लेम ऑन। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जॉनी स्टॉर्म एक आखिरी बार फ्लेम ऑन बोलता है जोर से चिल्लाता हुआ और अगले पल वो अपने पूरे के पूरे ह्यूमन टॉर्च की फॉर्म में आता है और उसके सामने एक 1 मिलियन की आर्मी खड़ी हुई है जो कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रही है। लेकिन जॉनी स्टॉर्म यहाँ पे हार नहीं मान रहा और एक हीरो की तरह खड़ा है। और ये देख के बैन ग्रीन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जॉनी एक वो कैरेक्टर है जो कि फैंटास्टिक फोर की पूरी फैमिली के अंदर एक तरह का जोक था, एक फनी कैरेक्टर था, उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता था। लेकिन आज जॉनी ने वो कदम उठाया जिसको देख के बैन की आंखें खुली रह गई हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि
एनहाइलस भी बेसिकली यहाँ पे पहुंच चुका है और एनहाइलस को देख के बैन की आंखें और ज्यादा खुल चुकी हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पूरे के पूरे पोर्टल को बंद किया जा रहा है और पोर्टल के बंद होते होते वहाँ पे हम देखते हैं कि बैन की आंखों से उस सारे के सारे नज़ारे को देख के आंखों से आंसू आ चुके हैं और कहता है ओ गॉड जॉनी, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पूरे के पूरे नेगेटिव जोन के अंदर वो पोर्टल तो बंद हो चुका है, लेकिन जॉनी 1 मिलियन की आर्मी के दरमियान फंसा हुआ है और एनहाइलस और उसकी पूरी की पूरी आर्मी जॉनी के ऊपर चढ़ चुके हैं। और हम देखते हैं कि द थिंग वहाँ पे दरवाजे के ऊपर अपने हाथ को मार मार के अपनी हथकड़ों को तोड़ चुका है, लेकिन अब ये शील्ड नहीं खुलने वाली है। ये शील्ड कभी रीड टीचर के अलावा कोई नहीं खोल सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दरवाजा बंद हो चुका है और द थिंग हार मान के फ्रैंकलिन और विलेरिया के साथ यहाँ पे बैठ चुका है। तो ये था हमारा द लास्ट स्टैंड ऑफ जॉनी स्टॉर्म। और आज ये मूवमेंट था जब हमने फैंटास्टिक फोर के अपने मोस्ट फेवरेट और मोस्ट बिलव्ड मेंबर को आज खोया है। और हमने यहाँ पे जॉनी स्टॉर्म की जो मौत को देखा, कोई वो आम मौत नहीं थी, बल्कि सच में ये एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट था जिस तरीके से उसने अपना सेक्रीफाइस करा है। ये पूरे का पूरा सेक्रीफाइस जॉनी स्टॉर्म के कैरेक्टर को कॉमिक्स के अंदर हमेशा के लिए बदल के रख देता है। जॉनी स्टॉर्म को आज से पहले एक नॉन सीरियस कैरेक्टर, एक फनी कैरेक्टर और एक ऐसा कैरेक्टर समझा जाता था जो कि बैन को हमेशा तंग करता रहता था, लेकिन आज जब बैन अपनी जान को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था तो उस मूवमेंट के अंदर जॉनी ने इस बात को रियलाइज करा कि अब उसका हीरो बनने का वक्त आ चुका है। और हमने देखा कि कितने खूबसूरती से यहाँ पे जोनाथन हिकमैन ने इस पूरी की पूरी स्टोरी को हमें दिखाया है कि जैसे ही जॉनी अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है, अगले पल बैन जो है वो द थिंग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये गिल्ड हमेशा द थिंग की दिल में हमेशा के लिए आगे रहने वाली है, जिसको हम अपने अगले एपिसोड के अंदर देखेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो बेसिकली हमारी स्टोरी को कंक्लूड करेगा। और सच कहूँ तो वो स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो कि मेरे ख्याल से आपने कभी भी ऐसा कॉमिक नहीं पढ़ा होगा। मतलब उस कॉमिक को पढ़ा नहीं, सिर्फ देखा जा सकता है। और उस पूरे के पूरे कॉमिक के अंदर एक भी डायलॉग नहीं है, सिर्फ उसके विजुअल्स ऐसे हैं कि आप पूरी की पूरी स्टोरी को समझ सकते हैं। तो वो कॉमिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि जॉनी स्टॉर्म की स्टोरी को मुकम्मल तौर पे कंक्लूड करेगा। ये पूरे के पूरे स्टोरी आर्क को, जहाँ पे हमने देखा कि अभी तक रीड रिचर्ड यहाँ पे नहीं आए हैं, सुजन स्टॉर्म यहाँ पे नहीं आई है, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा। तो वो कॉमिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस ऑसम स्टोरी आर्क को मैं यहीं पर कंक्लूड कर सकूँ आप लोगों के साथ मिलके। टू बी कंटिन्यूड।